उस्मान गाजी के पोते और सुल्तान अरहान गाजी के बेटे का नाम सुल्तान मुराद था, जो कि कोसोवो की जंग में शहीद हो गया। सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद इनका बेटा और सुल्तान अरहान गाजी का पोता बेजीद अव्वल तख्त नशीन हुआ। सुल्तान मुराद की शहादत के बाद कुछ दिन तक तो सरबों ने जंग जारी रखी, लेकिन जब इनको अपनी शिकस्त के आसार वाज़ा होना शुरू हो गए तो इन्होंने मजबूर होकर नए सुल्तान बेजीद के साथ सुलह कर ली। सुल्तान बेजीद ने भी सरबों के साथ सुलह रहमी का सलूक किया। सरबों को सिर्फ सालाना टैक्स अदा करने पर अमन मुआहदा कर लिए। सर्बिया का बादशाह लाजार भी कोसोवो की जंग में मारा गया। लाजार के बाद इसका बेटा सर्बिया का नया बादशाह बना। सर्बिया के नए बादशाह स्टीफन ने सुल्तान बाजीद के साथ ये मुआहदा किया तो वो सालाना टैक्स भी अदा किया करेगा। इसके अलावा 5000 सिपाहियों का एक दस्ता सुल्तान बाजीद की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रखेगा। इसके अलावा इसने अपनी बहन का सुल्तान बाजीद के साथ निकाह भी करवाया और ये भी वादा किया कि सुल्तान की तमाम लड़ाइयों में वो खुद फौज लेकर शरीक हुआ करेगा। चुनांचे आखिरी वक्त तक शाह स्टीफन इस मुआहदे पर कायम रहा। सर्बों के साथ सुलह कर लेने के बाद सुल्तान बाजीद कुस्तुंतनिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुल्तान बाजीद ने शहनशाह कुस्तुंतनिया को धमकी दी, जिसमें एंड्रोनेक्स को तख्त पर बैठाने की बात की गई थी, जिसकी वजह से शहनशाह कुस्तुंतनिया एक नया मुआहदा करने पर मजबूर हुआ। इस नए मुआहदे के बाद बजंतीनी एम्पायर की शान और शौकत खाक में मिल गई। शहनशाह कुस्तुंतनिया और इसके बेटे एमानुएल ने, जो कि तख्त में अपने बाप का शरीक था, ने सुल्तान बाजीद के साथ एक नया मुआहदा किया। वो 30,000 सिक्के बतौर टैक्स हर साल अदा करेगा। इसके अलावा 12,000 का एक फौजी दस्ता सुल्तान बाजीद की खिदमत में हमेशा के लिए तैयार रखेंगे। शहनशाह कुस्तुंतनिया को भी अपना बाज किजार बनाने के बाद सुल्तान बाजीद एशिया कोशे की तरफ मुतवज्जा हुआ। एशिया कोशे की अक्सर रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थी, लेकिन सुल्तान बाजीद तमाम रियासतों को सल्तनत उस्मानिया में शामिल करना चाहता था। सबसे पहले सुल्तान बाजीद ने अदैन पर हमला किया और उसे फतह कर लिया। इसके बाद मुंतशा और सादर खान का रुख किया। इन तुर्क रियासतों को भी सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया। इन रियासतों के अमीरों ने भागकर अमीर कस्तमोनी के पास बना ली। इन रियासतों के सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो जाने के बाद सल्तनत उस्मानी की सरहद बहरे अजीम की साहिल तक पहुंच गई। यहाँ से उस्मानियों ने बहरी ताकत की इब्तिदा की। ये बात सच है, सुल्तान बाजीद के दौर में उस्मानी बहरिया को खास तरक्की न मिल सकी, लेकिन 60 जहाजों का पहला उस्मानी बेड़ा 1390 में रवाना होकर जजीरा क्यूस पर हमलावर हुआ। इसके बाद सुल्तान बाजीद ने समरना पर हमला किया। ये शहर यरूशलेम के मुबाजरीन सेंट जॉन का मकबूजा शहर था। सुल्तान बाजीद को बहरी फौज की नातजुर्बाकारी की वजह से 1.5 महीने के बाद शहर का मुहासरा उठा लेना पड़ा। एशिया कुछ में सारी रियासतें खिलाफत उस्मानी के कंट्रोल में आ गई थी। सिर्फ 2 रियासतें ही बाकी बची थी, जिनमें एक रियासत कस्तमोनी और दूसरी रियासत का नाम था करमानिया। करमानिया के अमीर ने सुल्तान बाजीद के साथ सुलह कर ली थी। जब सुल्तान बाजीद ने करमानिया की दारुल हुकूमत का मुहासरा कर लिया था, सुल्तान बाजीद एशिया कुछ की सारी रियासतों को सल्तनत उस्मानी में शामिल कर लेने के बाद दरादानिया लबूल करके अंदरना वापस चला गया। इस अरसे के दौरान शाह कुस्तुंतनिया का इंतकाल हो गया। शाह कुस्तुंतनिया का छोटा बेटा अमानुएल, जो कुछ अर्सा से एक मुआहदे के तहत सुल्तान बाजीद के दरबार में था, वो अपने बाप के इंतकाल की खबर सुनकर चुपके से भागकर कुस्तुंतनिया पहुंचा और कुस्तुंतनिया के तख्त पर बैठ गया। सुल्तान बाजीद को शहजादे की बात नागवार गुजरी। सुल्तान बाजीद ने एक मरतबा फिर कुस्तुंतनिया का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 7 महीने तक जारी रहा, जबकि यूरोप की तरफ से हंगरी के शहंशाह सिजमेंट ने उस्मानी इलाकों पर हमला करके अक्सर इलाकों को सल्तनत उस्मानिया के कब्जे से दोबारा छुड़ा लिया। सुल्तान बाजीद को हंगरी के बादशाह की पेशकदमी को रोकने के लिए मजीद फौजियों की जरूरत थी, जिसकी वजह से सुल्तान बाजीद ने कुस्तुंतनिया के नए शहजादे के साथ सख्त शराइत पर मुआहदा करके मुहासरा उठा लिया। कुस्तुंतनिया की मुहिम से फारिग होने के बाद सुल्तान बाजीद ने वलाचिया का रुख किया और इसे फतह करने के बाद हंगरी और बोस्निया की जानब बढ़ते चले गए। शुरू में तो उस्मानियों को हंगरी और बोस्निया की मुत्तहिदा फौज से शिकस्त हुई और नाइकोपोलिस का मजबूत किला इनके हाथ से निकल गया, लेकिन बोस्निया और हंगरी की मुत्तहिदा फौज की ये फतह आलदी साबित हुई। उस्मानी तुर्कों ने दोबारा से नाइकोपोलिस के किले पर कब्जा कर लिया। सुल्तान बाजीद ने 1393 में अपने बेटे सुलेमान पाशा को बल्गारिया की तरफ रवाना किया। सुल्तान मुराद अव्वल के अहद में बल्गारिया का जनूबी हिस्सा फतह हो चुका था, लेकिन सुल्तान बाजीद अब शुमाली हिस्से को भी फतह करना चाहते थे। लेकिन शहजादा सुलेमान पाशा ने बल्गारिया के दारुल हुकूमत तरनोक का मुहासरा कर लिया। बल्गारिया के दारुल हुकूमत तरनोक को सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही सुलेमान पाशा ने फतह कर लिया। तरनोक की फतह के साथ ही पूरे बल्गारिया पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा हो गया। बल्गारिया के जिन बशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इनकी जमीनें इनके कब्जे ही में छोड़ दी गई, लेकिन बाकी इलाकों को फौजी जगीरों की शक्ल में उस्मानी तुर्कों ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद सुल्तान बाजीद ने सिलिस्ट्रिया और बदैन के महफूज और मजबूत किलों पर भी कब्जा कर लिया। निकोपोलिस का किला पहली सल्तनत उस्मानी के कब्जे में था। ये तीनों किले हंगरी की सरहद पर वाक़िया थे। इनकी फतह के बाद उस्मानियों ने हंगरी की सरहद के इलाकों पर छोटे छोटे हमले करने शुरू कर दिए। सुल्तान बाजीद हंगरी पर एक बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे थे कि इसे अचानक से एशिया कोची की जानब फौज कशी करना पड़ी, क्योंकि करमानिया रियासत के अमीर ने उस्मानी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिए थे। करमानिया के अमीर ने उस्मानी फौज को शिकस्त देकर इनके सिपा सलार तैमूर ताज को भी अपनी कैद में कर लिया। जब ये खबर सुल्तान बाजीद को पहुंची तो उसने फौरन अनातोलिया की तरफ अपनी फौज का रुख मोड़ दिया। सुल्तान बाजीद ने अमीर करमानिया को शिकस्त देकर इसको और इसके दोनों बेटों को कैदी बना लिया। इसको कैदी करने के बाद तैमूर ताज के हवाले कर दिया। तैमूर ताज ने अमीर करमानिया और उसके दोनों बेटों को सुल्तान बाजीद की इजाजत के बगैर ही फांसी दे दी। अब करमानिया की रियासत की सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन चुकी थी। इसके बाद 1393 से 1394 के दरमियान सुल्तान बाजीद ने सिवा, सैमसोन और अमासिया का भी फतह कर लिया। अब सिर्फ रियासत कस्तमोनी तुर्कों के हाथ से बच गई थी। दूसरी रियासतों की उमरा जिनकी रियासतों पर सल्तनत उस्मानिया ने कब्जा कर लिया था, वो भी कस्तमोनी में जाकर पनाह हासिल कर रहे थे। इस बात को बहाना बनाकर सुल्तान बाजीद ने कस्तमोनी पर हमला कर दिया और अनातोलिया की आखिरी रियासत को भी आखिरकार सल्तनत उस्मानिया ने कब्जे में ले लिया। एशिया और यूरोप की इन अजीम शान फतवात के बाद सुल्तान बाजीद ने इरादा किया कि कुछ दिनों तक वो आराम फरमाएंगे। वो अपने महल में आशो इशरत में मसरूफ हो गए। कहने वाले कहते हैं सुल्तान बाजीद ने अपनी ईसाई बीवी के कहने पर शराब पीना शुरू कर दी थी। इससे पहले किसी उस्मानी सुल्तान ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जैसे ही सुल्तान बाजीद को ये खबर पहुंची कि यूरोप में सलीबी इत्तेहाद ने सल्तनत उस्मानी के खात्मे का इरादा कर लिया है, तो वो भी इस इत्तेहाद के खिलाफ जंगी तैयारी में बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए। निकोपोलिस, वेदीन, सिलिस्ट्रिया के फतह हो जाने के बाद उस्मानी तुर्कों के लिए हंगरी के रास्ते खुल गए थे और इससे आजिज आकर हंगरी के बादशाह यूरोप की सारी सल्तनतों से मदद तलब की थी। इसने पापाई रूम से भी दरख्वास्त की कि वो फिर से एक सलीबी जंग की यूरोप में तबलीग करे। पापाई रूम ने हंगरी के बादशाह की सरपरस्ती करना शुरू कर दी और खिलाफत उस्मानी के खिलाफ एक सलीबी जंग की मुनज़्ज़म तरीके से तबलीग शुरू कर दी। अब तक खिलाफत उस्मानी के खिलाफ यूरोप का जो भी था कैम हुआ था, इसमें मगरबी यूरोप की कभी भी किसी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस मरतबा हंगरी के बादशाह की खास कोशिशों के बाद फ्रांस भी इनकी मदद को आन पहुंचा। ये इत्तेफाक ही था कि इस अरसे के दौरान इंग्लिस्तान और फ्रांस के दरमियान जंग मौकूफ हो चुकी थी। यही वजह कि
फ्रांस को इस इतिहाद में शिरकत न करने का कोई बहाना न मिला। फ्रांस और बरगंदी के पुरजोश नौजवान मशरकी यूरोप के मैदानों में अपनी शुजाअत के जौहर दिखाने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। मंसूबा ये बनाया गया था कि डेविड और बरगंदी का बेटा कॉन्ट डी न्यूरेट एक फौज लेकर हंगरी के बादशाह की मदद के लिए रवाना होगा और वही फ्रांसीसी और दूसरे सवार दोस्तों का सिपहसालार मुकर्रर किया जाएगा। इन सलीबी फौजों का मंसूबा ये था कि न सिर्फ वो हंगरी की मदद करेंगे बल्कि हंगरी में सुल्तान बाजीद की फौज को शिकस्त देने के बाद कुस्तुनतुनिया की जानब भी बढ़ेंगे और फिर वो दरा दनियाल को अबूर करके एशिया कोची के राह से शाम में दाखिल हो जाएंगे और बैतुल मुकद्दस को मुसलमानों से आजाद करवाने का मंसूबा भी था। ईसाई दुनिया के नौजवान शोहरत और नामवरी के शौक में जौक दर जौक सलीबी फौज में शामिल होने लगे। शाही खानदान और फ्रांसीसी उमरा के मुमताज लोग जो कि फन सिपाहीगिरी में बहुत ज्यादा शोहरत रखते थे वो भी इस मुकद्दस जंग में शामिल हो रहे थे। ये सलीबी फौज मार्च 1396 में फ्रांस से बड़े शान शौकत के साथ जंग के लिए रवाना हुई। जब ये सलीबी फौज जर्मनी से गुजर रही थी तो इस सलीबी फौज में जर्मन शाही खानदान के कुछ लोग भी शामिल हो गए। यूरोपीय मुल्कों की फौज के अलावा रोड्स के मुबाजरीन सेंट जॉन का अफसर आला भी एक मजबूत फौजी दस्ते के साथ सलीबी फौज में शामिल हो गया। इसके अलावा हंगरी के बादशाह की कोशिशों की वजह से बोवेरिया और ऑस्ट्रिया के सवारों का एक मजबूत दस्ता भी इस इत्तेहाद में शामिल हो गया। इन सभी मसीह जंगजुओं की शमूलियत के बाद इस सलीबी फौज की तादाद 10 से 12,000 के करीब थी, लेकिन सलीबी फौज मजहबी जज्बे में इस कदर सरशार थी कि वो कहते थे आज अगर आसमान भी गिर जाए तो हम इसे निज़ों पर रोक लेंगे। हंगरी के बादशाह ने अपने मुल्क से जिस कदर मुमकिन था लोगों को फौज में भर्ती किया। इसके साथ इसने अमीर वलाचिया को भी इस सलीबी फौज में शामिल होने पर आमादा कर लिया। हालांकि कुछ हफ्तों पहले ही सल्तनत उस्मानिया और अमीर वलाचिया के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था। अमीर वलाचिया ने सालाना टैक्स अदा करके अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने का अहद लिया था। इसके अलावा बज़ंतीनी एम्पायर जो कि खिलाफत उस्मानी को सालाना टैक्स अदा करती थी, इसने भी इस सलीबी फौज में अपनी फौज को शामिल कर लिया। यूरोपीय मुल्कों की ये सलीबी मुत्तहिदा फौज सबसे पहले हंगरी के शहर बोदा में इकट्ठी हुई। वहां से कुछ सलीबी दस्ते वलाचिया और कुछ सर्बिया के इलाकों से, कुछ दस्ते ट्रांसिल्वेनिया के इलाकों से सल्तनत उस्मानी के मकबूजा इलाकों की तरफ रवाना हुए। दूसरी तरफ सर्बिया का बादशाह स्टीफन सल्तनत उस्मानी के साथ अमन मुआहदे में था और अभी तक सुल्तान का वफादार और अमन मुआहदे पर कायम था। इसी रंजिश की वजह से इन सलीबी फौजों ने सर्बिया के लोगों के साथ, जबकि वो सबके सब ईसाई थे, वहशियाना कत्ल-ओ-गरीब का सलूक किया। सबसे पहले हंगरी के बादशाह ने बदीन पर हमला किया, इसको अपने कब्जे में कर लिया। इस फतह के बादशाह हंगरी तमाम किलों को, तमाम शहरों को अपने कब्जे में करते हुए नाइकोपोलिस की तरफ बढ़ने लगे। नाइकोपोलिस के शहर पहुंचकर इसने किले का मुहासरा कर लिया, लेकिन नाइकोपोलिस की सल्तनत उस्मानी के कमांडर योगलान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया।